मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। हमारा आज का टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन या भोजन एवं पोषण। ऑक्सीजन और पानी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक आधारभूत आवश्यकता है मनुष्य के लिए, वो है भोजन। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, उष्णता मिलती है, कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व मिलते हैं जिससे शरीर की विभिन्न शारीरिक और मानसिक सभी जो क्रियाएं हैं वो अच्छे से संपन्न होती है। शरीर की वृद्धि हुई, विकास हुआ, या शरीर के विभिन्न तंतुओं की, ऊतकों की टूट फूट और मरम्मत का काम हुआ, चाहे रोगों से रक्षा, नियंत्रण तथा प्रजनन वाले सभी कार्यों के लिए हमारा भोजन बहुत आवश्यक वस्तु है। भोजन में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो कि शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको संपन्न करते हैं। लगभग मतलब मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 45 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं और वे शरीर के सभी कार्यों को संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक या दो ही पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मिल्क की बात करें, दूध की, तो दूध ऐसा एक कंप्लीट फूड है जिसमें सभी पोषक तत्व रहते हैं। और इसके अपोजिट जैसे शुगर हुई, चीनी हुई, तो उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट फूड। यानी हमको भोज्य पदार्थ जो हमारे हैं उसमें जो पोषक तत्व की मात्रा है और प्रकार है, वो हर पोषक तत्व की मात्रा और प्रकार हर भोज्य पदार्थ में भिन्न भिन्न मात्रा में मिलता है हमको। जैसे किसी में कुछ चीज़ ज़्यादा मिलेगी, किसी में कुछ चीज़ ज़्यादा मिलेगी, तो हमको इनका कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की ज़रूरत पड़ती है। इन सब का एक सही संतुलन हमको चाहिए होता है जिससे कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्य ढंग से हो सकें और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब भी भोजन में अलग अलग तरह के पोषक तत्व हैं, किसी में क्या है, किसी में कुछ और है, तो हम क्या खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, कब खाएं कि उसमें इससे हमारे शरीर को जो भी आवश्यकता है हमारे शरीर की वो पूर्ण हो जाए। तो जो आहार एवं पोषण विज्ञान है उसमें इन्हीं बातों की जानकारी दी जाती है कि हमें हमारा जो दैनिक आहार है उसमें हमें किस प्रकार के भोजन करने चाहिए, किस तरह से बैलेंस डाइट से हमको भोजन पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, और हमारी आवश्यकता अनुसार हम किस प्रकार का भोजन करें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। क्योंकि दुनिया में असंख्य भोज्य पदार्थ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हर जो संस्कृति है उसका खान पान अलग है, सबकी भोजन की आदतें भिन्न भिन्न होती है। कहाँ पे कुछ चीज़ मिलती है, किस जगह कुछ चीज़ अवेलेबल होती है, तो उस हिसाब से भी हमारा भोजन होता है। जहाँ जो उगता है, जो चीज़ उपलब्ध होती है, उस हिसाब से भोजन हो जाता है। जैसे खाने को हम अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, तेलहन, मांस, मछली, अंडा, हज़ारों चीज़ें उपलब्ध है। जैसे कुछ संस्कृति है जिसके अंदर की ये मांस, मछली, अंडा आदि जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होते हैं उनको सही माना जाता है और उनके भोजन की प्राइम चीज़ें, स्टेपल फूड वही है। लेकिन इसके अपोजिट कुछ संस्कृतियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कि इस तरह का भोजन बिल्कुल ही वर्जित होता है या उसकी निषेधता होती है, इसलिए भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार एक इवन फैमिली में भी हम अगर बात करें तो हर व्यक्ति की जो चॉइस होती है, उसकी जो पसंद होती है वो अलग होती है। जैसे घर में ही किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को नमकीन, किसी को खट्टा, सबकी अलग अलग रुचियाँ होती है। और जो फूड साइंस है इसमें हमको ये सिखाया जाता है कि वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या भोजन करना चाहिए, क्या भोजन संबंधी आदतें हमारी होनी चाहिए,
और किस तरह से हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं, किस तरह से कुपोषण वाली बीमारियां हैं या बीमारियों से हम किस तरह का भोजन करें कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, है ना। जैसे अगर हमारा पोषण सही नहीं है तो जैसे बच्चे हुए, गर्भवती महिला हुई या स्तनपान करवाने वाली जो माताएं हैं वो बहुत जल्दी कुपोषित हो जाती हैं, तो उनका जो शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है, मतलब वो दुबली हो जाएंगी, कोई बीमारी उनको लग जाएगी, है ना, जिससे क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और जल्दी ही वो बीमार पड़ जाती हैं। इसलिए कुपोषण से बचने के लिए कौन सा भोजन उनको करवाना चाहिए, मतलब बहुत सारे जो जटिल रासायनिक तत्व जो भोजन के अंदर पाए जाते हैं वो हम किस तरह से हमारे शरीर को की शारीरिक वृद्धि विकास में सहायता करते हैं और हमको रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। तो इस तरह से हमको अगर भोजन और पोषण में जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमको इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है और उससे हम अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं, है ना। फिर जैसे हम भोजन में बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, अनाज होती है, दालें होती है, तिलहन सब्जी फल, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ ये बात आती है कि हर मौसम में हर चीज़ नहीं उगती ना। किसी मौसम में क्या चीज़ ज़्यादा आती है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों की हम बात करें तो सर्दियों में ज़्यादा आएगी, है ना। तो हम यहाँ पर ये भी चीज़ें पढ़ते हैं कि भोजन को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, कैसे उसको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हम उसको रख सकते हैं प्रिजर्व करके ना, जिससे कि आगे जिस समय भोजन उपलब्ध नहीं हो उस समय हम भोजन कर सकें, वो चीज़ खा सकें। और जब हम देश की इकोनॉमी की बात करते हैं, इतना बड़ा भारत देश है तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, तो कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे कि हम जो भोजन सामग्री को अधिकतम समय के लिए संरक्षित रख सकें, उसको हम अधिकतम समय तक उसका हम लाभ उठा सकें, है ना। ये सारी जानकारी भी हमको इस भोजन और पोषण का जब हम पढ़ते हैं तो हमको सारी जानकारी होती है कि कौन कौन से भोजन समूह होते हैं, भोजन को पकाने की क्या क्या विधियां होती है, किस माध्यम में भोजन को पकाते हैं, तापमान क्या होना चाहिए, भोजन को सही तरह से पकाने के लिए क्या वातावरण का स्तर होना चाहिए जिससे कि भोजन हमारा सही रह सके। मतलब पहले जो ये फूड साइंस था ये केवल मतलब साइंटिस्ट और इनके लिए था, लेकिन अब जो फूड साइंस है ये पूरा इकोनॉमी जो कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है भारत की, जो है वो खेती निर्धारित इकोनॉमी है, तो उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम बढ़ा सकते हैं, ये सारी जानकारी भी जब हम फूड और ये न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमको ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि किस समय किस तरह का भोजन होना चाहिए, कैसे उसको संरक्षित करना चाहिए, किस तरह से उसको उपलब्ध कराया जा सकता है, और किस भोजन को, जैसे लोकल कोई भोजन है तो उससे किस तरह से न्यूट्रिएंट्स हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या व्यंजन बनाकर खाकर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, जो कि इन टर्न हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सके। तो ये सारी जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं पूरी। साथ ही साथ हम एक आहार नियोजन के बारे में भी पढ़ते हैं कि आहार नियोजन क्या होता है जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या कोई अगर उसकी सामान्य से अलग कोई अवस्था है तो वो उसको किस तरह का भोजन में हम मॉडिफिकेशन करें, बदलाव करें कि उसको भी हम स्वस्थ रख सकें और उसको बीमारी से हम ठीक कर सकें। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको दवाइयाँ लिख कर देता है और साथ में भोजन में भी बदलाव बताता है कि आपको जैसे सपोज़ किसी को गला ख़राब हो रहा है, कुछ लंग्स की कोई वो इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, गले में कोई कफ बन रहा है, कुछ इस तरह, तो डॉक्टर कहेगा आपको गर्म भोजन का सेवन करना है, आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, तला हुआ भोजन नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। यानी भोजन के द्वारा हम किस तरह से अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, या जैसे कभी मोटापा हुआ या और कोई भी बीमारी, वजन कम हुआ या मोटापा हुआ या हाई बीपी हुआ या कोई डायबिटीज़ हुई, कोई अल्सर्स हुए, कुछ भी बुखार ही हुआ, सामान्य बुखार हुआ या
टाइफाइड हुई तो उसमें हम अपनी डाइट को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और उससे कैसे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, इसकी भी सारी जानकारी हम भोजन एवं पोषण में देते हैं और समझते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर में हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।